हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई थिंक एंड आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। और अभी थोड़ा सा मैं फ्री हूँ, इसलिए तेज़ी के साथ आपके लिए वीडियो लेके आ रहा हूँ कंटिन्यू। और हमारी बात चल रही थी फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पीओसी सेकंड की। बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर की हम बात कर रहे थे। सेकंड ईयर का पहला सेमेस्टर है और यहाँ यूनिट सेकंड जो है ये गलती से लग गई है भाई। गलती इंसान से ही होती है। पिछले लेक्चर में भी यहाँ गलती से लिख गई थी। चल हमारी फर्स्ट ही रही है और ये मेरा लास्ट लेक्चर होगा इसका। इसके बाद हम यूनिट सेकंड ही स्टार्ट कर देंगे। ये गलती से यहाँ लिख जा रहा है तो उसको मैं सही कर लूँगा और अब हम लोग यूनिट सेकंड स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ गलती से लिख गया है भाई, आप लोग सही कर लीजिएगा। और आपको पता है भैया अभी सिलेबस कंप्लीट हुआ कहाँ है फर्स्ट का, तो इसको आप देख लीजिएगा। और शुरू करते हैं हम लोग आज का लेक्चर। जो पिछला लेक्चर जिसे मैंने रिएक्शन लेक्चर बोला था, वहाँ मैंने आपको फ्रीडल्स क्राफ्ट एल्काइलेशन तक पढ़ा दिया था। एसाइलेशन और इसकी लिमिटेशन रह गई थी, तो वो आज मैं यहाँ पहले कवर करूँगा। फिर हम लोग थर्ड पार्ट पे जाएंगे, ओरिएंटेशन इफेक्ट पे, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट पे या डायरेक्टिंग इफेक्ट, जो भी आप उसको सूटेबल समझें। तीनों एक ही नाम है लगभग। उसको भी बहुत ईजी वे में, सबसे ईजी तरीके से मैं मैकेनिज्म समझाऊँगा। लंबा लेक्चर रहेगा, इसलिए आप जुड़े रहिए भैया। ठीक है, शुरू करते हैं। ये लीजिए, पहले आज का सिलेबस देख लीजिए। यहाँ एल्काइलेशन में फिर से एक बार रिवाइज कराऊंगा, फिर उसी एल्काइलेशन से बेस एसाइलेशन बताऊंगा, फिर लिमिटेशन बताऊंगा, फिर सब्स्टिट्यूएंट्स, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन रिएक्टिविटी एंड ओरिएंटेशन ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन बताऊंगा। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए जो होता है स्पेसिफिक वो बताऊंगा। अब इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज, तो वो सब आप ध्यान रखिएगा। बाकी मैं धीरे धीरे करता हूँ स्टार्ट। चौथी रिएक्शन थी हमारी फ्रीडल क्राफ्ट। तीन बता दी थी मैंने, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, हेलोजनेशन। चौथी थी अल्काइलेशन। फिर से मैं यहाँ बता रहा हूँ, वहाँ पहले बता चुके हैं। अगर वो लेक्चर नहीं देखा है तो पहले वो देख के आइए, क्योंकि यहाँ तो मैं शॉर्ट में मैकेनिज्म बता के आगे निकल लूँगा। ठीक है, इतना डीप नहीं बताऊँगा जितना पिछला था, क्योंकि पिछले का नाम ही मैंने रिएक्शन लेक्चर रखा था। तो ये रिएक्शन है ऑन बेंजीन एल्काइल हैलाइड की हम लोग रिएक्शन कराते हैं इसमें, जिसमें हमें एल्किल बेंजीन मिलता है, AlCl3 के प्रेजेंस में होती है। और फ्रीडल्स क्राफ्ट जो है वो AlCl3 के प्रेजेंट नहीं होगी, चाहे एल्काइलेशन हो चाहे एसाइलेशन हो, दोनों में बस केवल RCl की जगह CH3COL आ जाएगा वहाँ, एसिटाइल क्लोराइड, और यहाँ एल्काइल क्लोराइड या एल्काइल हैलाइड, जो भी आप मान लीजिए। तो उससे जो है हमें ये प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है। इट इन्वॉल्व्स द इंटरेक्शन ऑफ एन एरोमेटिक कंपाउंड विथ एन एल्किल हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम हैलाइड। ये तो भाई पिछले लेक्चर में बताया हुआ है, वही सब है। इसका मैकेनिज्म अगर आपको समझ आ गया होगा, और नहीं आया होगा तो एक बार फिर से बता रहा हूँ, तो आपको एसाइलेशन का भी बिल्कुल डिट्टो है, वो भी आ जाएगा। पहले RCl पे होगा हेट्रोलिटिक फिजन, जो यहाँ स्टेप मैंने गायब किया हुआ है वो आपको लिखना है, वो भी लिख सकते हैं, जिसमें ये अपने एक इलेक्ट्रोफाइल में यानी R+ में और न्यूक्लियोफाइल यानी Cl- में टूटेगा। वो Cl- जाके AlCl3 से रिएक्ट करेगा और AlCl4- बनाएगा। ठीक है, जो यहाँ मैंने एक ही स्टेप में दिखाया हुआ है, आप दोनों में लिख सकते हैं। और इसकी ये डेफिनेशन भी शायद मैंने बताई हुई थी कैसे लिखना है, कि ऑन फर्स्ट स्टेप RCl या एल्किल हैलाइड एल्किल क्लोराइड विल बी ब्रेक्ड इन ऑन फर्स्ट स्टेप हेट्रोलिटिक फिजन ऑफ एल्किल क्लोराइड। सॉरी, कोरोना नहीं हो रहा भाई, सॉरी। तो एल्किल क्लोराइड या एल्किल हैलाइड जो है उस पर हेट्रोलिटिक फिजन हो रहा है, यही सब आपको लिखना है। और भाई इतना तो पता है, अब इंग्लिश आने लगेगी, 2 साल हो गए, नहीं आ रही है फिर भी मैं बोलता हूँ। ऑन फर्स्ट स्टेप हेट्रोलिटिक फिजन अकर ऑफ एल्किल क्लोराइड और एल्किल हैलाइड, सो इट विल ब्रेक इन इट्स न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल। ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं, न्यूक्लियोफाइल में Cl-, इलेक्ट्रोफाइल में R+। देन ऑन सेकेंड स्टेप nucleophile of alkyl halide on first step will be go and react with AlCl3, which is used as catalyst in Friedel's Crafts reaction and form AlCl4-। फिर तीसरा स्टेप आएगा मेरे हिसाब से दूसरा, जिसमें इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा बेंजीन पे। ऑन थर्ड स्टेप इलेक्ट्रोफाइल अटैक ऑन बेंजीन एंड बॉन्ड रोटेशन अकर और फर्दर रोटेशन ऑफ बॉन्ड अकर इन दिस स्टेप। Then in third step the H positive will release and that proton form will react with AlCl4- and form HCl and release AlCl3, which is used as catalyst। ठीक है, इतनी थ्योरी लिखनी है और वही यहाँ लिखा हुआ है। देखिए पहले बॉन्ड टूटेगा, इलेक्ट्रोफाइल जो है वो प्लस वाला है तो माइनस वाली जगह जाके, अब माइनस क्यों हो रहा है वो पिछले लेक्चर में बताया, जाइए देख के आइए। ठीक है, पहले इसको रोकिए, वहाँ देख के आइए।
तो वो R प्लस वाक ऐड हो रहा है, H जो यहाँ था वो पार्शियली अभी ऐड रहेगा, फिर बॉन्ड रोटेशन होता रहेगा, जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ वहाँ वो घूमता रहेगा ऐसे ही बॉन्ड। और ये बॉन्ड तो घूमना आना चाहिए, क्योंकि अभी ओरिएंटेशन में तो और ज़्यादा घुमाएगा। अगर नहीं आया हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा एक बार मुझसे, मैं आपको पर्सनली बता दूँगा, ठीक है। या मेरा नंबर है 9140403649, वहाँ मुझे मैसेज करिएगा, मैं वहाँ आपको पर्सनली बता दूँगा, ठीक है। कोई बड़ी चीज़ नहीं है वो। तो बॉन्ड रोटेशन होगा, फिर बॉन्ड रोटेशन होते होते एक कंडीशन आ रही है, जहाँ ये हमारा ये वाला स्ट्रक्चर है सेकंड वाले स्टेप का सेकंड लास्ट, वहाँ जो बॉन्ड रोटेट होने के बाद ये H का बॉन्ड अंदर शिफ्ट हो जा रहा है और H निकल ले रहा है एज अ प्रोटॉन फॉर्म। वो H जाके LCl4 माइनस वाले Cl से रिएक्ट करके HCl बना रहा है। बस कहानी ख़त्म होगा मैकेनिज्म, ठीक है। अब शुरू करते हैं दूसरी रिएक्शन, ये तो पहले ही पढ़ा चुका था मैं, एल्काइलेशन। फ्रीडल्स क्राफ्ट एल्साइलेशन शुरू करते हैं। इसमें RCl की जगह CH3COCl आ गया, एसिटाइल क्लोराइड आ गया, बस इतना सा डिफरेंस, बाकी पूरी वही है। देखो HCl यहाँ भी बन रहा है और CH3CO आके बेंजीन पे ऐड हो जा रहा है, ठीक है। बस यही है, इतना सा डिफरेंस है। मैकेनिज्म बात करते हैं हम लोग, वहाँ भी वही होगा। पहले स्टेप पे हेटेरोटिक फिजन जो वहाँ लिखी थी थ्योरी, वही यहाँ लिखनी है। वो Cl जाके LCl3 से रिएक्ट कर रहा है, Cl रिएक्ट करके LCl4 माइनस बना रहा है, CH3CO प्लस बच रहा है। सेकंड स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है बेंजीन पे, बॉन्ड टूट रहा है, फिर रोटेशन हो रहा है। और देखिए मैंने इसीलिए वो फिर से मैकेनिज्म समझाया कि मुझे ये ना समझाना पड़े, क्योंकि सेम है, डिट्टो हैं, एक एक स्टेप एक एक पॉइंट मेज़र कर लीजिए, बिल्कुल डिट्टो, केवल R की जगह CH3CO। आ गई होगी समझ में, आशा करता हूँ। नहीं आई है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और आ गई है तो एक थैंक यू, एक अच्छा कमेंट ज़रूर दे दीजिएगा प्लीज़। लिमिटेशन की बात करते हैं। ओनली अ सर्टेन टाइप्स ऑफ एल्काइल बेंजीन कैन बी प्रोड्यूस। कुछ ही टाइप के एल्काइल बेंजीन प्रोड्यूस हो सकती हैं, पिछले लेक्चर में बताया था। नहीं देखा है तो देख लीजिए, बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट था। वो अगर नहीं समझ में आएगा तो अभी ओरिएंटेशन भी नहीं आएगा समझ में। This reaction fails when used with nitrobenzene or any other strong deactivating group। किसी अदर स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप से हम लोग अगर रिएक्शन कराते हैं तो ये फेल हो जाती है। Polyalkylation means production of Friedel-Crafts reaction are more reactive than the benzene itself. Alkyl substituted benzene produced are electron donating, meaning that the products are more susceptible to further electrophile substitution। ठीक है, बस ये कुछ लिमिटेशन है, इजी है, 2-3 लिख लीजिएगा आराम से। और 2 नंबर में अगर कभी पूछ ली जाए तो फटाक से लिख दीजिएगा, 2 नंबर पक्के, 2 में 2, कटिंग का कोई मतलब नहीं। अब कुछ लोगों का कहना था कि 2 मार्क्स के लिए सफिशिएंट नहीं है मैटर। भैया ऊपर वो 2 मार्क्स की तो था, फ्रीडल्स-क्राफ्ट जो लिमिटेशन थी फ्रीडल्स-क्राफ्ट की, वो 2 मार्क्स की तो थी। फिर अगर मान लीजिए 2 मार्क्स में वो रिएक्शन पूछ लेते हैं अकेली, या 4 मार्क्स में मैकेनिज्म पूछ लेते हैं, तो शॉर्ट भी इसी में हो जाता है, तो मुझे लॉन्ग अलग से पढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑन द रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन, ये इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन देखेंगे अब हम लोग। व्हेन सब्स्टिट्यूटेड मतलब जो अब तीसरा पार्ट है यूनिट का वो शुरू हो गया है यहाँ से। अब दिमाग कर लीजिए बिल्कुल फ्रेश, मैकेनिज्म मैकेनिज्म मैकेनिज्म, केवल मैकेनिज्म, और इससे इजी वे में कोई किसी ने नहीं पढ़ाया होगा, और उसी को मैं यहाँ शुरू करने जा रहा हूँ मैकेनिज्म को। और इतने आसानी से मैं ये लेक्चर में आपको बता दूंगा कि मेरे हिसाब से 80% समझ आ जाएगा। बाकी एक दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे, एक बार एग्ज़ाम टाइम पे प्रैक्टिस करेंगे, कहानी ख़त्म। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ईजी सब्जेक्ट है ही नहीं, आप लोग हुआ बनाए हो उसको, क्योंकि गलत तरीके से पढ़ते हैं, इसीलिए मैं आपको सही तरीके से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। बेंजीन जो होती है सब्स्टिट्यूट ऑफ बेंजीन, जैसे टोलुइन या नाइट्रोबेंजीन। अब टोलुइन तो पता है ना भैया, इंटर करके आए हो केमिस्ट्री से, CH3 ऐड होता है बेंजीन पे तो टोलुइन, और नाइट्रोबेंजीन पे NO2 ऐड होता है। अभी पिछले ही रिएक्शन में बनाया था मैंने, वहाँ जब नाइट्रेशन करा रहे थे, याद है ना, नाइट्रेटिंग मिक्सचर से कंसनट्रेटेड फ्यूमिंग H2SO4 और ये क्या था हमारा HNO3 नाइट्रिक एसिड, ठीक है, उससे करा रहे थे। तो आर सब्जेक्टेड टू फर्दर सब्स्टिट्यूशन बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, substituents already present in the benzene ring will decide the position of second substituent। ऐसा होता है, मान लीजिए कि आप अगर घर के अंदर मान लीजिए पहले से प्रेजेंट हैं, तो अगर कोई बाहर वाला आएगा तो आप बताएंगे उससे कि वो कहाँ आके ऐड हो, जबकि पहले घर मतलब प्लॉट है, उस प्लॉट पे घर बना लिया आपने, तो फिर आप डिसाइड करेंगे कि सामने वाला और प्लॉट के अंदर वो घर जो बन गया वहाँ आए या ना आए।
ठीक है, पहले जबकि ऐसा नहीं था, पहले वो कहीं भी आ सकता था, लेकिन अब आप डिसाइड करेंगे। तो उसी तरह की कुछ थ्योरी है। दिस अफेक्ट इज़ नोन एज डायरेक्टिंग इफेक्ट। तो किसी भी तरह से आ जाए 10 मार्क्स, 7 मार्क्स, 5 मार्क्स, 4 मार्क्स, 2 मार्क्स, 1 मार्क्स, लिखना यही है बस। मैटर थोड़ा सा शॉर्ट हो जाएगा और लॉन्ग हो जाएगा, यही है। अगर 10 में आएगा तो जितना है पूरा, जितना बताऊंगा इसमें अभी से लेकर लास्ट तक, उतना पूरा। 7 का आएगा तो हल्का सा शॉर्ट कर दीजिएगा, एक आध दो मैकेनिज्म उड़ा दीजिएगा, काम हो जाएगा। एक ऑर्थो का उड़ा दीजिएगा, एक मेटा का उड़ा दीजिएगा, तो काम कंप्लीट आपका, ठीक है। और अगर 5 में आए तो फिर 2-2 लिख दीजिएगा, 2-2 उड़ा दीजिएगा। चूँकि मेरे हिसाब से शायद मैं 4 लेके आया हूँगा, 4 आप लगभग 2-2 लिख दीजिएगा, मैटर थोड़ा शॉर्ट कर दीजिएगा। बस इस तरह से ही होगा, क्योंकि ज़्यादा हम लोग कटिंग नहीं कर सकते, ज़्यादा कटिंग करेंगे तो मार्क्स भी कट हो सकते हैं, ठीक है। फिर अगर वो 4 में आता है तो आप शॉर्ट में 1-1, 2-2, 1-1 मैकेनिज्म दे दीजिए, कहानी ख़त्म। अगर 2 में आता है तो मैकेनिज्म देने की ज़रूरत ही नहीं है। 2 में तो यही पूछेगा व्हाट इज डायरेक्टिंग इफेक्ट, तो इतना ही लिख दो, ठीक है। 1 में भी इतना ही, ठीक है। बस कहानी आगे बढ़ाते हैं, बिना एग्जाम्पल की बात नहीं करता हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल ये रहा आपकी स्क्रीन पे, टॉलुइन है और उस पर नाइट्रेशन करा रहे हैं। पहले नाइट्रेशन करा रहे थे तो कहीं भी आके ऐड हो जा रहा था, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। लेकिन अब जो है इसने कह दिया कि 58% बनेगा ऑर्थो वाली पोजीशन पे। ऑर्थो मैंने आपको पहले स्टार्टिंग लेक्चर में बताया था, वो नहीं देखा तो वो भी देख लीजिए। और मेरे सारे लेक्चर आप देखिएगा, तभी आपको सही तरह से ऑर्गेनिक आएगी, तभी सबसे ईजी सब्जेक्ट बनेगा ऑर्गेनिक। क्योंकि मेरा सबसे ईजी सब्जेक्ट ऑर्गेनिक ही था, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मार्क्स ऑर्गेनिक में ही आए थे मेरे, ठीक है। तो ऑर्थो वाली पोजीशन पे ऐड हो जाएगा, फिर 58%, फिर 38% पैरा वाली पे, और फिर मेटा वाली पे। अब एक चीज़ होती है कि जो सब्सटीट्यूएंट्स होते हैं वो ऑर्थो पैरा वाले एक ही होते हैं और मेटा वाले अलग होते हैं। कैसे, वो अभी आगे बता रहा हूँ। मैंने कहा आगे बता रहा हूँ, लाया। ऑर्थो पैरा वाले हैं इतने, फ्लोरीन पहले जितने हेलोजन हैं वो, लेकिन हेलोजन में एक इम्पोर्टेंट 2 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये वहाँ ऊपर जब आप जाएंगे कंपटीशन एग्ज़ाम में वहाँ भी इम्पोर्टेंट है कि वो दे देंगे कि इन विच ग्रुप इज़ डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। और 4 एग्जाम्पल NO2, OH, आयोडीन और ऑल। अब आपको पता होगा तो आप फटाक से आयोडीन लगा देंगे, नहीं पता होगा तो गलत कराएंगे, नाइट्रोजन या कुछ और लगा देंगे, उल्टा सीधा, कहानी खल्लास, ठीक है। तो ये है, इतने हेलोजेंस हैं पहले तो, फिर हाइड्रोक्सी ग्रुप है, फिर एल्कोक्सी ग्रुप है, मेनली अल्काइल ग्रुप जो है ज़्यादा है, फिर अमीनो ग्रुप तो है ही है। मीन्स जितने भी इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप होते हैं वो होते हैं ऑर्थो पैरा, और जितने लेने वाले होते हैं वो होते हैं मेटा। अगर इंग्लिश में बात करूँ तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स आर कॉल्ड ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आर कॉल्ड मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। अब अगर बात करें एक्सेप्शंस की, तो ऑर्गेनिक मीन्स एक्सेप्शन, और इसमें इतने एक्सेप्शन हैं कि आप कभी भी क्लियर नहीं कर सकते। फिर भी मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कराता हूँ, यहाँ मेरा काम सिर्फ इतना रहता है, थ्योरी यहाँ इसीलिए। अब इस पूरे टॉपिक में मैं थ्योरी नहीं दिखाऊंगा, केवल मैकेनिज्म लिखना मैंने आपको बता दिया। वहाँ ऊपर इतनी रिएक्शन पढ़ाई पिछले लेक्चर में, यहाँ 2 पढ़ाई, फिर से वहाँ मैकेनिज्म लिखना बताया। तो भैया उसी स्टाइल में मैकेनिज्म तो आप अब लिख ही लीजिएगा, और थ्योरी जो भी बकाया हो वो आप लिख सकते हैं खुद से भी। आपको जो लगे कि हाँ ये पॉइंट लिखना चाहिए वो लिख दो, नहीं लिखोगे तो रिएक्शन मेन होती है ऑर्गेनिक में, आपको रिएक्शन के मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे, कोई कट नहीं कह सकता, कोई गलत नहीं कह सकता, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, आप देख लीजिए। अब हम लोग पहले मैकेनिज्म पढ़ेंगे ऑर्थो पैरा यानी ओपी वाले का। अब ऑर्थो पैरा मैंने पहले लेक्चर में बताया था आपको, जो बात कर रहा था कि ग्रुप के बगल वाला और ग्रुप के जस्ट सामने वाला, ग्रुप के दोनों बगल वाले बोलते हैं ऑर्थो, और सामने वाला होता है पैरा। पैरा एक ही होता है, और फिर ऑर्थो पैरा के बीच में जो होता है वो होता है मेटा। तो मेटा 2 होते हैं, ठीक है। एक पे तो वो अटैच है ही, बेंजीन में 6 कार्बन है, तो उसके बगल बगल वाले कार्बन हो गए ऑर्थो, उसके बगल बगल वाले हो गए मेटा, और उसके लास्ट वाला हो गया पैरा, ठीक है। शुरू करते हैं मैकेनिज्म। मैकेनिज्म फॉर फिनॉल, सबसे पहले हाइड्रोक्सी ग्रुप लेके आया हूँ, ठीक है। तो ये हाइड्रोक्सी ग्रुप जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है, और पहले बताया मैंने कि डोनेटिंग वाले ओपी वाले होंगे, ऑर्थो पैरा वाले। उसने जैसे ही दिया वैसे ही बॉन्ड रोटेशन शुरू बेंजीन में, वो तो चलता है और रहता है, और अब दिया तो और जल्दी शुरू हो गया, क्योंकि अब तो पॉजिटिविटी बढ़ गई तो ट्रांसशिफ्टिंग, सॉरी नेगेटिविटी बढ़ गई तो शिफ्टिंग शुरू हो गई। तो पहले ये बॉन्ड टूटेगा पहला वाला, और वो देगा बगल वाले को, तो वहाँ नेगेटिव, तो यहाँ इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो सकता है, क्योंकि जहाँ नेगेटिव होता है वहाँ पॉजिटिव वाला ऐड होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल को चाहिए होते हैं इलेक्ट्रॉन, और यहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है,
ठीक है। मान लीजिए आपको पैसे चाहिए तो जिसके पास ज़्यादा होंगे उसी से तो मांगोगे, कि आपसे भी कोई कम वाला होगा उससे मांगोगे? नहीं, वो देगा ही नहीं, उसके पास होंगे ही नहीं लेने के लिए। तो आप ज़्यादा वाले से मांगोगे, तो वहाँ ज़्यादा है तो वहाँ पहले नंबर पे तो ऑर्थो पोजीशन है, ऑर्थो पैड हो जाएगा। फिर बॉन्ड रोटेशन होगा तो वो आएगा उसके बगल में, तो बगल वाला बॉन्ड तुरंत शिफ्ट हो जाएगा और पैरा वाली पोजीशन पे, सबसे नीचे वाली पे, तो वहाँ नेगेटिव, तो वहाँ भी ऐड हो सकता है इसके बाद। ठीक है। फिर उसके बाद वो बॉन्ड जो है नेगेटिविटी से इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनेगा और वो बॉन्ड जाके शिफ्ट होगा फिर नेगेटिव वाली पोजीशन पे, अगली ऑर्थो वाली पोजीशन पे। ठीक है, या हमारी फिफ्थ पोजीशन पे, सॉरी सिक्स्थ पोजीशन पे, तो वहाँ भी नेगेटिव। ठीक है। अब मैकेनिज्म देखिए कितना इजी वे में बताया, तो वहाँ भी नेगेटिव आएगा तो इलेक्ट्रोफाइल वहाँ भी जाके ऐड हो सकता है। तो कुल मिला के अगर बात करें तो ये रेजोनेंस हाइब्रिड है, जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया हुआ है इसका, इस स्ट्रक्चर का, जिस पे मैंने अभी जूम आउट कर दिया आपको। ठीक है। यहाँ तो दिख रहे हैं आपको 3 जगह नेगेटिव चार्ज, पार्शियली नेगेटिव चार्ज, वहाँ इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो सकता है, पार्शियली भी होता है और कई जगह ये फुली भी होता है लेकिन पार्शियली हो, चूँकि बेंजीन में रोटेशन कंटिन्यू चलता रहता है तो फुली नहीं बोल सकते। ठीक है। और ये जो 3 डंडियाँ बनी होती हैं ना, ये होता है इक्विवेलेंट का, माने ये जितने स्ट्रक्चर हैं ये इक्विवेलेंट हैं इस रेजोनेंस हाइब्रिड के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहला मैकेनिज्म मैंने समझा दिया डीप में अच्छे से। अब शुरू करते हैं थोड़ा सा तेज, क्योंकि लेक्चर हो गया 16 मिनट से ज़्यादा का। ठीक है, अगर मैं सारे समझाऊंगा तो मुझे बाजे बज जाएंगे मेरे भी। ठीक है, क्योंकि मुझे तो कॉन्सेप्ट समझाना है, मैं क्यों रटाऊं हर बार। मैंने कॉन्सेप्ट समझा दिया, अब आपकी बारी। वहाँ भी अगर आप थ्योरी लिखना चाहें तो थ्योरी लिख सकते हैं। ऑन स्टेप फर्स्ट, यहीं इसी को ले लीजिए। ऑन स्टेप फर्स्ट द NH2 ग्रुप इज donate its electron to ring, and then in ring bond rotation is start the due to bond rotation on ortho, para and next ortho means second, fourth and sixth position negative charge occur due to electron efficiency. ठीक है, deficiency means कम और efficiency means ज़्यादा, तो efficiency। so on electrophile can be added on the position ortho and para means 2 4 6, that is ortho para। ठीक है, बस इतना सा तो लिखनी है थ्योरी। on above mechanism 4 structures are shown that are equivalent to the resonance hybrid structure, that shows that 3 positions have partially negative charge। ठीक है, तो on that positions the electrophile can be added। the resonance hybrid structure shows that ortho and para positions are ready for electrophile substitution। ठीक है, इतनी कहानी मैंने जितनी बोल दी इतनी ही लिख लोगे तो काफ़ी है। और अगर ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है या आपकी हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन बहुत अच्छी है मेरी तरह, तो आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है, चूँकि मैं जो नोट्स भी दूंगा अगर आप मांगेंगे तो वही यही उठा के दे दूंगा मैं, क्योंकि मैं मानता हूँ रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ समझा दिया आपको, अब बाकी आपकी जिम्मेदारी। अगर आप नहीं देखते हैं लेक्चर तो गलती आपकी है और भुगतेंगे आप, मैं नहीं भुगतूंगा, मेरा जो काम है वो मैंने कर दिया। ठीक है, यहाँ भी वही हो रहा है, NH2 अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, डबल बॉन्ड बन रहा है, बॉन्ड रोटेशन स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि कार्बन में 4 बॉन्ड हो सकते हैं और हो गए 5, जैसे इलेक्ट्रॉन दे दिया वैसे। तो अब शुरू हो गई कहानी, शुरू हो गई धीरे धीरे वही नेगेटिव चार्ज जो पिछले में आया था इलेक्ट्रॉन के अधिकता से, फिर वो ट्रांसफ़र होकर बॉन्ड बनाएगा तो वहाँ ज़्यादा हो जाएंगे, तो वो बॉन्ड वहाँ ट्रांसफ़र होगा। यही चलता रहेगा और यही मैकेनिज़्म है। इसको आराम से 2 बार प्रैक्टिस कर लो, आ जाएगा समझ में। तो अभी और भी मैकेनिज़्म है। टॉलून की बात कर लो, CH3 सब्स्टिट्यूट है इस पर। यहाँ भी वही है, CH3 अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसको डोनेट कर रहा है, फिर वही बॉन्ड रोटेशन शुरू होता है। बॉन्ड रोटेशन शुरू होने से नेगेटिव चार्ज आ रहा है, फिर वो नेगेटिव चार्ज से बॉन्ड बनता है इलेक्ट्रॉन से, फिर उस इलेक्ट्रॉन, फिर वो बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन, फिर इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड, मीन EB थ्योरी, बॉन्ड टू इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन टू बॉन्ड, बस इतनी कहानी याद रख लो। इसी तरह से स्ट्रक्चर बना लो। ये याद रखना कि जहाँ जिस तरफ बॉन्ड हो उसी तरफ से आप स्टार्ट कराइएगा। अगर आप इस बेंजीन को जस्ट अपोजिट बनाते हैं, क्योंकि बेंजीन तो कैसे ही बन सकती है, लेकिन यहाँ डैश डैश वाला स्ट्रक्चर नहीं चलेगा, क्योंकि ये मैकेनिज्म है। आपको बॉन्ड रोटेशन दिखाना पड़ेगा, यहाँ आपको इलेक्ट्रॉन्स दिखाने पड़ेंगे, तभी आपका मैकेनिज्म सही माना जाएगा। ठीक है सर जी, चलें आगे। और यहाँ भी वही है, रेजोनेंस हाइब्रिड है, यहाँ भी वही सेम थ्योरी लग जाएगी, बस NH2 की जगह CH3 आ जाएगा या एल्काइल आ जाएगा। ठीक है, जो आपका मर्जी है भैया वो लिख लो।
कि एल्काइल ग्रुप जो है ऑन स्टेप फर्स्ट द एल्काइल ग्रुप डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन टू रिंग, देन इन रिंग ड्यू टू bond efficiency the bond rotation is occur, then the bond is shifted to second position where electron efficiency occur, so electrophile can be add on that position, then the electron makes other bond and other bond is shifted on fourth position। इस तरह से लिखते जाइए, जैसी इंग्लिश टूटी फूटी भी लिख लेंगे वो नहीं पड़ेगा आपकी थ्योरी, वो देखेगा आपका साफ साफ अच्छा बड़े बड़े स्ट्रक्चर वाला मैकेनिज्म, फटाक से मार्क्स दे के आएंगे। इसको इतना टाइम नहीं होता, ठीक है, इसको एग्जामिनर को। और लास्ट में एक लाइन जरूर लिखिएगा, इट इज़ रेजोनेटिंग हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और बाकी मैकेनिज्म तो पूरा ही इंपॉर्टेंट है। अब क्लोरोबेंजीन जो डीएक्टिवेटिंग होते हैं सेम है, वही सारी चीज़ें सेम, बी थ्योरी चल रही है पूरी तरह से, वही थ्योरी पर देख लो, कहानी वही मैकेनिज्म है, वही थ्योरी है। मैंने एक समझा दिया, कॉन्सेप्ट समझ आ गया, तो जितने वो पूछ लेगा, जितने के लिए पूछ लेगा वो कहेगा 10 नंबर में ही राइट अबाउट शॉर्ट नोट या नोट ऑन ओरिएंटेशन इफेक्ट एंड गिव द मैकेनिज्म फॉर नाइट्रोबेंजीन आयोडोबेंजीन, और जितने भी वो पूछ लेगा वो सब आप बना देंगे, ठीक है। नाइट्रो नहीं, नाइट्रो वाला मेटा का होता है, लेकिन अगर नाइट्रो का भी पूछ लेगा तो मैं मेटा का भी समझा रहा हूँ, उसके बाद वो भी फटाक लिख सकते हैं, ठीक है। ये याद रखिएगा कि कौन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है और कौन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, बस इतना ही सी चीज़ याद रखनी है। जो ऊपर एक मैंने आपको दिखाया था स्टार्टिंग में, उसको लिख लीजिए, बाकी एक मैकेनिज्म अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ याद कर लीजिए। याद क्या करना है भैया, उंगलियों पे हो गया होगा याद, मुझे याद हो गया। मेटा डायरेक्टिंग इफेक्ट, ऑर्थो पैरा खत्म, मेटा थर्ड एंड फिफ्थ पोजीशन स्टार्ट, ठीक है। अब यहाँ ये लेता है इलेक्ट्रॉन से, तो ऑन स्टेप फर्स्ट, पहले थ्योरी बता देता हूँ, मैकेनिज्म तो मैं बता ही दूंगा। ऑन स्टेप फर्स्ट द NO2 ग्रुप या नाइट्रो ग्रुप टेक्स इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द रिंग, ठीक है, या विड्रॉ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द रिंग, सो ड्यू टू unstability bond rotation started, and by bond rotation it shows that electrophile can be add on negative positions, that is 3 and 5, because all other positions are partially positive charged where electrophile cannot be added। बस ठीक है। अब मैकेनिज्म समझा देता हूँ मैं, और बात उसके बाद आप आराम से लिख सकते हैं इसको। मैकेनिज्म समझाता हूँ। ये पहले बॉन्ड टूट के जो है इलेक्ट्रॉन लेगा तो बॉन्ड से ले लेगा वो, तो बॉन्ड सीधा वहाँ शिफ्ट हो जाएगा, और उसका जो एक एन डबल बॉन्ड ओ का होगा, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म है, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से समझिए। वहाँ जो डबल बॉन्ड ओ होगा, यहाँ ऊपर भी एक था ऐसा, ये वाला, थोड़ी सी गलती होगी, यहाँ भी एक चीज़ हो रही थी कि वो एक एच रिलीज़ हो रहा था, प्रोटॉन रिलीज़ हो रहा था, CH3 से नहीं आ रहा था, वो CH2 से आ रहा था, इनसे एक एच रिलीज़ हो जा रहा था, और तब ये मैकेनिज्म शुरू हो रहा था। इस वाले में ये ध्यान रखिएगा, टॉलुइन वाले में, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि पूरा लेक्चर एक एक पॉइंट देखिएगा, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट होते हैं। हवा चल रही है बेहतरीन, रात का समय है भाई, हवा तो चलेगी चलेगी। यहाँ भी वही है कि बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है, डबल बॉन्ड ओ था वो सिंगल बॉन्ड ओ हो जा रहा है, और ओ पे नेगेटिव चार्ज, दोनों ओ पे नेगेटिव चार्ज आ गए, क्योंकि ओ से 2 एटम्स ऐड होने चाहिए लेकिन है एक, तो उस पर इलेक्ट्रॉन की इफिशियंसी, इसलिए वो नेगेटिव ओ है। और फिर वही शुरू हो गया बॉन्ड रोटेशन। पहले बॉन्ड अब जो है वहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि बॉन्ड वहाँ से चला गया, तो पॉजिटिव चार्ज के चक्कर में ये बॉन्ड वहाँ शिफ्ट हो जाएगा, नीचे वाला हमारा जो थर्ड और फोर्थ पोजीशन वाला बॉन्ड है वो वहाँ ऊपर शिफ्ट हो गया, ठीक है। और फिर उसके बाद जो सिक्स्थ और फिफ्थ पोजीशन वाला बॉन्ड है वो यहाँ नीचे शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ नीचे पॉजिटिव चार्ज आ गया, फिर वहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो वो बॉन्ड डबल बॉन्ड वो जो है वो टूट के वहाँ आ जाएगा, और इस तरह से ये दिख जाएगा कि एक रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर है नीचे वाले स्ट्रक्चर का। इस स्ट्रक्चर का यहाँ डैश 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 ओ इसलिए लगाए हुए हैं क्योंकि अगर आप इसको एक बार और लगाएंगे तो जिस ओ से आपने वो शिफ्ट किया होगा स्टार्टिंग में, ये तो
अब जो डबल बॉन्ड बनेगा उस पर नहीं बनेगा, दूसरे वाले पे बनेगा, इसलिए वहाँ दोनों तरफ डैश डैश लगाए हुए हैं। या मे भी आपने इस वाले ओ पे ना बना के दूसरे वाले पे बना दिए, तो इसलिए आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने वो रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऐसा बनाया हुआ है। ठीक है साहब, आया मज़ा? ये आया होगा। अभी और भी मैटर डायरेक्टिंग है, आगे बढ़ते हैं। बेंजोइक एसिड कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, अगर आपको पता, ऊपर चार्ट में भी मैंने दिखाया था। ठीक है, यहाँ भी वही होगा, बॉन्ड टूटेगा, ओ पे नेगेटिव चार्ज, और यहाँ रिंग से ले लेगा वो इलेक्ट्रॉन, रिंग से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेगा। सेम यही यहाँ भी वही लिखेंगे, ऑन स्टेप फर्स्ट द कार्बोक्सिलिक ग्रुप withdraw an electron from the ring, and due to instability bond rotation started. Due to bond rotation on 2, 4, 6 second and 4th and 6th position are partially positive charge. Due to it, 3rd and 5th position are negative charge, that is meta. So it shows that meta directing substituents give the its orientation effect, that next electrophile can be added on 3rd and 5th, that is meta position. इतनी सी थ्योरी लिख दीजिए, 2 लाइन 2.5 लाइन, और बाकी ये मैकेनिज्म बना दीजिए, कहानी ख़त्म। देखिए यहाँ भी सेम बॉन्ड ले लिया उसने, फर्स्ट सेकंड वाला, तो जो नीचे वाला बॉन्ड है थर्ड फोर्थ वाला वो ऊपर शिफ्ट हो गया, क्योंकि वहाँ पॉजिटिव चार्ज हो गया, तो अब नीचे पॉजिटिव चार्ज हो गया जो हमारी फोर्थ पोजीशन है उस पर। तो फिर फिफ्थ सिक्स्थ वाला बॉन्ड यहाँ नीचे शिफ्ट हो जाएगा, और अब फिफ्थ वाली पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव है, जब आप सही हैं तो सामने वाला गलत होना चाहिए, ऐसी कुछ थ्योरी है। मीन्स पॉजिटिव नेगेटिव चलता है ना, जहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा वहाँ नेगेटिव, जहाँ इलेक्ट्रॉन कमी होगी वहाँ पॉजिटिव। ऐसे मान लीजिए 2 दोस्त थे, दोनों सिगरेट पीते थे, गंदी हरकतें करते थे, उनमें से एक सही हो गया, एक पॉजिटिव हो गया और दूसरा नेगेटिव। इस तरह से कि अगर एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा नेगेटिव ज़रूर होगा। ठीक है, यहाँ बेंजीन के केस में, ठीक है, केमिस्ट्री के केस में, रियल लाइफ में दोनों हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, लेकिन ट्रिक कुछ इस तरह की थी तो मैंने बताई आपको। और ये रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, इसके लिए ज़रूर लिखिएगा, बार बार बोल रहा हूँ कि रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाना ज़रूरी है, इसी से दिखता है आपकी नॉलेज। अब जहाँ वहाँ एक एग्जाम्पल मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था जब स्टार्ट किया था, और एक एग्जाम्पल दिखा के मैं इसका दी एंड करूँगा। यहाँ क्लोरोबेंजीन ले रहे हैं और उस पर नाइट्रेशन करा रहे हैं। ठीक है, नाइट्रेशन कैसे कराते हैं बताइए, पिछले लेक्चर में बताया है, अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था, नाइट्रेटिंग मिक्सचर से, दैट इज HNO3 एंड फ्यूमिंग कंसनट्रेटेड H2SO4 से। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में इसमें बनेगा ऑर्थो वाली पोजीशन पे, फिर पैरा वाली पे, और सबसे कम बनेगा बाकी 2। तो यहाँ लिखा हुआ है मैंने, वहाँ एक्सेप्टेशन जो है यहाँ आती है एक छोटी सी, मैंने पहले ही बोला हुआ है कि इसमें पैरा वाली पोजीशन इतनी कम बनती है कि वो नेग्लिजिबल हो जाती है। ठीक है, मेनली यही बनती है, और जो मेनली होता है वही देखा जाता है। जैसे अगर किसी बच्चे के 80% मार्क्स आते हैं तो ये देखा जाता है कि 80% आए हैं, ये नहीं कि उसके तो 20% नहीं आए हैं। ठीक है, हाँ, यूनिट ख़त्म करने की तरफ बढ़ते हुए हम लोग, अब आ गया है लास्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट इस यूनिट का। मैंने पहले बोला था कि मैं यहाँ कंप्लीट कर जाऊँगा, यहाँ स्ट्रक्चर के लिए थोड़ी सी मैं कलाकारी करके लाया हूँ। DDT, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। अगर आप लोगों ने याद हो तो DDT का छिड़काव होता था एज अ इंसेक्टिसाइड। ठीक है, वही DDT है ये, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, ये इसका नाम है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, उसको याद रखिएगा फॉर लाइफ होल। और इसका यहाँ मैंने स्ट्रक्चर ही बनाया हुआ है। तो सबसे पहले डाइक्लोरो तो 2 क्लोरो होगा, डाइफिनाइल, फिनाइल रिंग बना लो भैया 2, फिर ट्राइक्लोरो इथेन, तो इथेन माने 2, तो पहला कार्बन जहाँ एडिशन हो रहा है और दूसरा जहाँ C है और उससे 3 क्लोरीन और 1 बॉन्ड लगा हुआ है, बस बन गया स्ट्रक्चर, बहुत ईजी होता है। ठीक है, कोई क्वेरी हो तो बताइए, यूजेस देखते हैं इसके आगे। इनको बना के, इन यूजेस को लिख के ऐसे के ऐसे ही याद कर लीजिएगा, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत इजी थ्योरी है। DDT वाज यूज्ड टू किल मॉस्किटोज, या इंसेक्टिसाइड पहले बताया। पेस्ट बिकम रेजिस्टेंट टू DDT, पेस्ट्स को भी ये रेजिस्ट करता है। वाटर, स्मॉल फिश,
जू प्लांट, प्लैंकटन, लार्ज फिश, ईगल्स, फिश ईटिंग बर्ड्स, ये कुछ पेस्ट्स के नाम दिए हुए हैं। बेबीज गेस्ट अस्थमा एंड और डायबिटीज़, मीन्स इसका ये थोड़ा सा साइड इफेक्ट है जिसके कारण इसको बैन किया गया था। अब बैन है ये, हालांकि कुछ जगह इसका अभी चल रहा है भाई यूज़, और हमारे देश में चलता रहता है। एक्सपोज्ड पीपल सफ़र कैंसर, कई एक्सपोज जो हाई एक्सपोज हो जाते हैं इससे उन्हें कैंसर भी हो सकता है। प्रेगनेंसी में भी या बर्थ प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। मलेरिया अफेक्ट 1 मिलियन पीपल आ ईयर, इससे मलेरिया हुआ था, उसी मलेरिया के लिए DDT का यूज़ किया गया फिर बाद में, ठीक है। सेकंड इनमें ज़्यादा कुछ समझने लायक नहीं है, बस स्ट्रक्चर उठा लाया हूँ मैं बढ़िया अच्छे वाले इजी तरीके से। स्ट्रक्चर बना लीजिए, स्ट्रक्चर बन जाएगा आपका, बस यूजेस लिखो 2-4, कहानी ख़त्म। 2 मार्क्स 4 मार्क्स में पूछा जाता है, या 10 मार्क्स में या पूछ लेंगे वो कि राइट ओरिएंटेशन इफेक्ट, राइट अबाउट ओरिएंटेशन इफेक्ट, और फिर इसके लिए पूछ लेंगे 2 मार्क्स के लिए, तो 8 मार्क्स का वो, 2 मार्क्स का ये, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो वो आपको याद रखना होगा, 1 नंबर स्ट्रक्चर या 2 नंबर स्ट्रक्चर और 1 नंबर यूजेस, बस इस तरह से। स्ट्रक्चर यहाँ भी बना हुआ है, एक बेंजीन है और उस बेंजीन के साथ एक रिंग जुड़ी हुई है, और उस रिंग को आप देख लीजिए, बहुत ईजी है ये भी, 1-2 बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये स्ट्रक्चर भी बन जाएगा, बहुत बड़ा नहीं है। और अभी डरिए मत, चूँकि आगे आपको मेडिसिनल में इससे बहुत बहुत डेंजरस स्ट्रक्चर भी याद करना है, लेकिन मैं हूँ तो भैया कोई गम की बात नहीं, बस आप लोगों से मोटिवेशन चाहूँगा, क्योंकि अगर मोटिवेशन नहीं मिलेगा तो भैया मैं भी चला जाऊँगा। सैकरीन के बारे में तो वैसे पता है आपको, स्वीटनिंग एजेंट है ये तो एक, ठीक है, यही इसका यूज़ भी है। सोडियम सैकरीन या बेंजोइक सल्फामाइड इज़ एन आर्टिफिशियल स्वीटनर विद इफेक्टिवली नो फूड एनर्जी, मीन्स इसके साथ कोई एनर्जी नहीं होती। इट इज़ अबाउट 300 to 400 टाइम्स एज स्वीट एज सुक्रोज, मीन्स चीनी से बहुत ज़्यादा स्वीट होता है, बट हैज़ अ बेटर और मेटलिक आफ्टर टेस्ट। शायद क्लोज़अप में ये यूज़ होता था एक टाइम पहले, लेकिन अब इसकी जगह एस्पार्टिन का यूज़ होने लगा है, कई मेडिसन्स में भी इसका यूज़ होता है, ठीक है। लेकिन जहाँ जहाँ इसकी ज़रूरत नहीं है वहाँ वहाँ एस्पार्टिन का यूज़ होता है एज अ स्वीटनर, ठीक है। यहाँ लिख लीजिएगा, यूजेस लिखें, पॉइंट वाइज लिखना हो पॉइंट वाइज, ऐसे लिखना हो ऐसे, वो आपकी इच्छा, ठीक है। बेंजीन हेक्साक्लोराइड, फिर कलरफुल ले आया भैया उठा के मैं। BHC हैज़ बीन यूज्ड बोथ एज एन एग्रीकल्चर इंसेक्टिसाइड एंड एज अ फार्मास्यूटिकल ट्रीटमेंट फॉर लिस एंड सेबियस, ठीक है, इनके लिए होता है। तो ये BHC का यहाँ स्ट्रक्चर बना हुआ है, बहुत आसान है। बेंजीन पे सारे बॉन्ड सैचुरेट करके क्लोरीन जोड़ दो हर कार्बन पे, बन गया BHC, ठीक है। यूजेस भी आसान है, एज अ एंड एग्रीकल्चर एंड फार्मास्यूटिकल इंसेक्टिसाइड, बस यही लिख लो, कहानी ख़त्म। आखिरी क्लोरामीन, 4 ही थे आपके, चारों हो गए। क्लोरामीन का कोई स्ट्रक्चर है नहीं भूतिया जैसा, राक्षस जैसा, ये है सिर्फ NH2Cl या ClNH2। इसको आराम से ऐसे ही बना लो और N पे बॉन्ड दे के H दिखा दो तो और अच्छा, ठीक है। Cl पे नेगेटिव चार्ज दिखा दो, इलेक्ट्रॉन दिखा दो तो और बढ़िया, बस यही कर सकते हैं और कुछ नहीं। Chloramine can be used to improve odor and flavor of the water when chlorine is used as a disinfectant, means chlorine को odor और flavor को या वाटर के ऑर्डर और फ्लोरा के लिए बढ़ाया जाता है। क्लोरीन को एज अ डिसइंफेक्टेंट यूज़ किया जा सकता है, ये तो आपको पता है। क्लोरीन डली रहती है, जैसे आपके हैंडपम्प का अगर पानी आता होगा या अगर कहीं बगल में सरकारी हैंडपम्प लगा होगा तो शायद पता होगा आपको। क्लोरामीन आर आल्सो यूज फॉर द डिसइंफेक्शन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, मीन्स ये क्लोरामीन को यूज़ करते हैं एज अ डिसइंफेक्टेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, मीन्स जहाँ फिल्ट्रेशन हो रही होती है वहाँ भी इसका यूज़ होता है। एंड टू रेजिस्ट बायोफ्यूलिंग इन कूलिंग वाटर सिस्टम, और इसके लिए भी यूज़ होता है। पॉइंट वाइज लिख लीजिए या थ्योरेटिकल लिख लीजिए, वो आपकी इच्छा। स्ट्रक्चर बता दिया, कहानी ख़त्म। यूनिट फर्स्ट हमारी इसके साथ ख़त्म होती है। एट लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर लेक्चर, क्योंकि पहली यूनिट सबसे पहले मैंने यहाँ ख़त्म कराई है POC की, बहुत तेज़ी के साथ, क्योंकि भैया मेरा सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। कमेंट करिए, अगर कोई क्वेरी है तो मैसेज करिए मुझे हाइक पे या व्हाट्सएप पे। हाइक अभी नहीं चला रहा हूँ, व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, 9140403649 मेरा नंबर है। लाइक करिए वीडियो को, शेयर करिए वीडियो को, और प्यारा सा कमेंट अगर आपको समझ आया है, नहीं आया है तो एक क्वेरी वाला कमेंट, भैया क्यों नहीं आया है, ठीक है। ख़त्म कहानी, बड़ा लेक्चर 34-35 मिनट का, चलते हैं, आज कहानी ख़त्म।